ए मेरे वतन के जरा आँख में भर लो ए मेरे वतन आँख में भर लो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के स्पीड टेस्ट पे। मतलब ये टेस्ट है, 38 क्वेश्चन आपके लिए है। आपको देखना है कि आप कहाँ तक हैं। मैं उसका सलूशन करूंगा और बड़े बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन के साथ। तो आइए देर न करें, चलते हम लोग यहाँ पे। 38 क्वेश्चन है, मात्र 20 से 25 मिनट में हम इसे कवर कर लेंगे और एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा जीएस का। किसका होगा? जीएस का होगा। तो बात करते हैं हम लोग स्पीड टेस्ट का। मैं रोज लेकर के आऊंगा। चलिए, एक प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो उज्बेकिस्तान से लगती है, या थाईलैंड से लगती है, वियतनाम से लगती है, या दक्षिणी कोरिया से लगती है। आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रहे कौन सा सही है, इसमें आपको ध्यान बताना है और आप बताइए, है ना। चलिए, तो उज्बेकिस्तान है कि थाईलैंड की वियतनाम है या दक्षिण कोरिया? अब तक आपका जवाब भी आ गया और सही आंसर आपने दिया है। क्या दिया है कि आपने जो सही आंसर दिया है वो वियतनाम दिया है। क्या नाम है? वियतनाम दिए हैं। ये रहा आपका सही आंसर है। क्या है आपका? ये आपका सही आंसर है। और ध्यान रहे कि दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें देखेंगे कि इसकी मतलब क्या, इसकी व्याख्या हम लोग बात करेंगे कि चाइना कितने। तो टोटल देखिए, जो चाइना है ना, ये टोटल जो चाइना वो 11 देशों से सीमा बनाता है। कितने देश से? 11 देश से सीमा बनाता है। अब ये रहा आपका चाइना, और ये सभी लोग सीमावर्ती देश है, जिसमें भारत भी है, नेपाल भी है। ठीक है ना, भारत भी है, नेपाल भी है। ठीक है, तो आइए देखेंगे कौन कौन है। देखिए, ये रूस है, अरे क्या नाम है, चाइना। और चाइना के उत्तर में आप देखेंगे तो रूस भी है आपका एक देश, मंगोलिया भी आपको दिखाई देगा, उत्तरी कोरिया भी आपको दिखाई देगा। पश्चिम में आप देखेंगे तो कजाकिस्तान है, और किर्गिस्तान आपको दिखाई देगा, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और दक्षिण में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत, भूटान, म्यांमार, लाओस, और क्या नाम आपका है, ये आपका वियतनाम है। तो कुल मिलाकर के ये आपके देश रहे। ठीक है ना। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु, खनिज, वन, कोयला। क्या है? जवाब दीजिए। चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर आपके सामने अगर है तो आप देखेंगे कि वायु है। क्या है? वायु है। कहने का मतलब है कि आपका वायु क्या है भाई, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये प्राकृतिक क्या करता है कि अच्छे प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्राकृतिक में सबसे ज्यादा है और खत्म न होने वाली है। सबसे ज्यादा और खत्म न होने वाली को उसे कहते हैं क्या कहते हैं कि अच्छे प्राकृतिक। जैसे हम लोग कहेंगे सूर्य, क्या नाम है? सूर्य आपका देखेंगे, और फर्स्ट नंबर पे सूर्य है, दूसरे पे वायु आपका मिलेगा। क्या मिलेगा? वायु। और तीसरे पे क्या है? जल। क्या ये जल खत्म होने वाला है? नहीं। वायु खत्म होने वाले? नहीं। सूर्य कभी खत्म होने वाला नहीं। ये है आपका अक्षय ऊर्जा, और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? इस कहते हैं प्राकृतिक में हमेशा विद्यमान रहेगी, प्राकृतिक में हमेशा यह विद्यमान रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, तीसरा लिखा है कि पॉलीकार्प निम्नलिखित में से किस का मिश्रण है? मिश्रण की बातें करता है। देखिए, तो ये जो पॉलीखटन है, ये पॉलिस्टर और कपास को मिला करके आजकल सस्ते कपड़े बनाए जा रहे हैं। सस्ते कपड़े इसे कहते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा। इसका सही आंसर आपका ये हो जाता है, पॉलिस्टर तथा कपास। कपास तो जानते हैं, जिसे कॉटन के नाम से जानते हैं, और कपास की खेती तो भारत में जानते हैं कि आपके राजस्थान के इलाका में सर्वाधिक पाई जाती है। खैर चलिए, ये सब आप जानते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, यही सी का व्याख्या भी कालीकट लिखा है ना कि पॉलीकार्प, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है।
नहीं, जो दोनों के गुणों को मिला करके एक सस्ता और टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है, सस्ता और टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, पहले गुरु माने जाते हैं। कुल मिलाकर के सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं, 10 गुरु। इन गुरुओं को, बहुत से गुरुओं को बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। जैसे जैसे आपको बोलूंगा कि आपका वो एक गुरु हुआ कर जिसका सर काटा दिया गया, सर काट दिया गया, तो कुछ ऐसे थे कि उनको हत्या कर दी, फांसी दी गई थी। ऐसे कई आपको नजर आएंगे। तो कुल मिला करके बड़ी यातनाएं झेले बेचारे ये लोग हैं। अब ये तो इनकी जो पहले गुरु हैं वो कौन है? तो गुरु नानक हैं। और इनका कहाँ पे? तलवंडी में। कहाँ पे? इसका सही आंसर है बाबू तलवंडी में। ये देखिए पंजाब के निवासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले। आइए देखिए इनके बारे में। आप जानते हैं कि सिख धर्म गुरुओं के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। देखिए, गुरु नानक जी पहले गुरु हैं, फिर गुरु अंगद, ठीक है ना, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, ये 5वें गुरु हैं। क्या है? ये 5वें गुरु हैं। और गुरु हरगोविंद का नाम तो जानते ही आप लोग। और गुरु गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये आखिरी है। लेकिन यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको औरंगजेब ने इनके कई अंगों को काट लिया था, कई अंगों को, नाक को काटा, गाल को काटा, जीभ को काटा, और आप देखेंगे तो आंखें भी निकाल लिया था। और अंत में इनकी मृत्यु जब हो जाती है गला काटने के बाद, तो इसी दिल्ली में आप देखेंगे कि एक जगह का नाम जिसे कहते हैं चाइना, है ना, वो क्या नाम है? चांदनी चौक। और चांदनी चौक के बगल में एक गुरुद्वारा बना दिया गया जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। तो इनका गुरुद्वारा भी वहीं पे है, इनको दफनाया गया है। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना कि अंग्रेजों और मुगलों के प्रति इनका बहुत बड़ा संबंध अच्छे नहीं थे कुल मिलाकर के ओवरऑल। चले नेक्स्ट प्रश्न आइए देखेंगे। और ये 10 गुरुओं के कुछ नाम हैं, ठीक है ना, 10 गुरुओं के नाम थे। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और चीन। याद रहेगा, पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्ला से भी लगती है, भूटान से तो नहीं लगती। इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा। ये क्योंकि ये पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या देखें। आप देख पा रहे हो कि ये भारत का नक्शा है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देश से भाई लगती है? 7 देशों से लगती है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अब देखिए, जो सही आंसर इसमें आता है वो आपका जो श्रीलंका का आता है। कौन है? श्रीलंका है। इधर पीछे भी हमने आपको दिखाया कि जो श्रीलंका है, और ये श्रीलंका है, लेकिन ये क्या है कि समुद्री मार्ग बनाता है, स्थलीय मार्ग नहीं बनाता है, इसलिए एक आपका हो जाता है आपका। हालांकि देखेंगे कि 2 ऐसे देश आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मालदीव है, और मालदीव भी क्या बनाता है? यह जलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाने वाले, तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। बाकी स्थलीय सीमा को बनाने वाले 7 देश हैं। वो 7 देश आपके सामने है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न जवाब देंगे। ठीक है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? इसे मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहने का मतलब कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रातें होती। ये क्या मैटर है? देखिए, इसका सही आंसर तो मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन ध्यान से रखिएगा कि इसकी व्याख्या मैं कर दूं जो आपको कभी न भूलें, जो आप कभी न भूलें। ये बातें हैं। थोड़ी में करूं, हाँ चले। आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा दूं। ये क्या है आप देख रहे होंगे। हाँ, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और देखेंगे कि इस पृथ्वी पे एक समान 2 भागों में क्या है? रेखा बनती है। इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं विषुवत रेखा कहा जाता है। ये बाबू ध्यान रखिएगा। और आप जानते होंगे कि एक रेखा इसके नीचे भी आपको दिखाई देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और एक रेखा आप देखेंगे तो ऊपर भी आपको दिखाई देने वाली है, इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, याद रहे।
इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 पे जो कि, और इसे हम लोग जीरो पे कहते हैं। क्या है ये? जीरो पे है, ये जो आपका है जीरो पे। इसी में आपको खेला को समझना है और दिन रात को समझना। आइए मैं पूरा डिटेल आपको समझा दूं, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली बात है कि इसी दोनों के बीच में, ये इसी दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इसी दोनों के बीच में सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, और इसी दोनों के बीच पे ही सूर्य हमेशा रहता है। तो बात आती है कि आखिर जब ये सूर्य रहता है तो कब क्या होता है? तो ध्यान रहे कि मैं एक बात बोलूं आपको कि ये हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ पे हमारा सूर्य, और इस समय क्या है? तो कहें ये समय आप देखेंगे तो 21, क्या नाम है? 21 मार्च का समय है, 21 मार्च का समय है। 21 मार्च पे सूर्य कहाँ रहेगा? तो कहेंगे कि सर विषुवत रेखा पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? विषुवत रेखा पे। इसके पहले एक बात और मैं आपको समझाने का प्रयास ये करूंगा कि आप समझ जाइए सर कि ये हिस्सा, इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? इस हिस्सा को, इसके ऊपरी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे को क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चीजें स्पष्ट हो रही होगी, ध्यान। लेकिन अब यहां से बातें को हमको समझना है। तो 21 मार्च को हमारा जो सूर्य होता है, जो सन है, वो कहाँ पे होगा? तो विषुवत रेखा पे होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यही जो है कि हमारा जो सूर्य है, यही जो हमारा जो सूर्य है, यह क्या करेगा कि 21 जून को इस पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? कर्क रेखा पे चला जाता है। कै जून को? तो ये जो बीच का समय है, 3 माह बाद, 3 माह बाद यह जो है कि सूर्य कहाँ चला जाता है? कर्क रेखा पे। और 1 तारीख को तो कहेंगे कि 21 जून को कहाँ चला जाएगा? इस रेखा पे पहुंच जाए। किस? कर्क रेखा पे। इसके बाद सूर्य फिर पुनः वापस आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। पहले यहाँ पे था, यहाँ गया, फिर ये सूर्य आपको यहाँ आया। अब ये आएगा 23 सितंबर को। कै तारीख को? याद रखिएगा, लिखिएगा 23 सितंबर। यह 23 सितंबर को पुनः कहाँ पे आ गया? विषुवत रेखा पे आ गया। और इसी के बाद फिर ये 3 महीने बाद सूर्य हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। और ये 21 दिन को तो कहेंगे 22 दिसंबर को। कै तारीख को? 22 दिसंबर के समय है। 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को सूर्य हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के सब में देखेंगे 3-3 महीने का दौर है। 3 के 3, 3 6, 3 तरीके 9। तो अब देखिए 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, और क्या है? 23 सितंबर, और ये क्या कहता है कि 22 दिसंबर। हुआ क्लियर? इन्हीं बीच में एक खेला होता है। अब बात आती है कि कब से कब बड़ा और कब क्या है? छोटा। कब बड़ा और कब छोटा? तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कैसे बड़ा होगा। इधर देखता हूं मैं। 21 जून को क्या होता है? यह है आपका 21 जून को सबसे बड़ा दिन। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ कहाँ पे होगा? सबसे बड़ा दिन। ठीक है ना? और कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। बात लिखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। दूसरे नंबर पे ध्यान रहेगा 22 दिसंबर। क्या है? 22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को सबसे, ठीक है ना, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। तो कहां पे होगा? तो कहेंगे कि यह दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। कहां पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। अब बात आती है कि आप देखेंगे कि 22 मार्च को क्या होगा? 22 मार्च को 21 कहाँ गया? 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर दिन रात
दिन और रात, ऐसे करिए, दिन और रात, दिन और रात बराबर होंगे, बराबर होंगे। हुआ क्लियर ना भैया? तो ये रहा आपका दिन और रात होने का नियम, कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है, कब बराबर होता है, ये हमने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखिए, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक? भैया कलकत्ता से आगरा तक। कहां से? कलकत्ता से आगरा तक। चलिए, टेलीफोन लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक? दोबारा हो गया, कहा कलकत्ता से आगरा तक का। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, देखिए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। कौन करता है? गरीबी सूचकांक लोगों की संख्या के अनुपात, यही सही है। क्या नाम है? आइए इसकी व्याख्या देखें। आइए इसकी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जनसंख्या अनुपात या हेड काउंट रेशियो द्वारा अनुमानित किया जाता है, जिसकी गणना गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की कुल संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करके और फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके की जाती है। ठीक है ना? 100 से गुणा करके की जाती है। ठीक है ना? तो आपका सही आंसर आपका ये भी है। ठीक है ना? ये रहा। आगे बढ़े सर, बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानांतर है। जहां पर आप जानते हैं कि भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा कहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं तो क्या करेंगे कि एक ही काम को ज्यादा लोग काम कर देंगे, जबकि पास रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे? कई लोग लग जाते हैं, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न। भारत में ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए, चलिए, यही है आपका व्याख्या। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ होता है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब कितने रोजगार होते हैं, कितने बेरोजगारी होती है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। कहा जाता है कि साथ ही भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी भी उपलब्ध है, मतलब पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तकनीकी बेरोजगारी भी पाई जाती है, क्योंकि तकनीकी है भी नहीं करे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आप सब लोग जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन जीने का अधिकार है। क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 24 है ये क्या है? तो कहेंगे कि इसमें जानते हैं कि 14 वर्ष के कम के बच्चों को 14 वर्ष के कम के बच्चों को क्या करना है कि काम नहीं कराना है, बलात्श्रम है। ठीक है ना? और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार बनाया कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते, उसका निदान वहां होना ही होना है। ठीक है ना? और अनुच्छेद जो कितना 56 बताता है, इसमें केंद्र और राज्य, क्या मैं लिखा? केंद्र और, लिख लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासन की जो व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासन का है वो प्रशासन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 256 है, यह राज्य से संबंधित है, यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, और यह आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना? चलिए, हो गया क्लियर? आगे देखिए, तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? क्वेश्चन है आपका, ये क्या आपका है? प्रश्न आपका है। अच्छा, ऑप्शन दे रहा है कि कार्बनिक नाइट्रोजन अथवा नाइट्रेट के रूपों में, अच्छा कार्बनिक पदार्थों के रूपों में, अच्छा सीधे वायुमंडल से तो लिया तो जाता है, लेकिन सही आंसर आपको देखेंगे कि यहाँ पे डियर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कह रहा है कि 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2 होगा। 1 और, देखिए इसका जो सही ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 2। अच्छा, सीधे वायुमंडल से ही लिया जाता है। इसने बोला कि सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। ठीक है ना? इसमें 1 और 2 होगा। ठीक है ना? चलिए, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? देखिए इसकी व्याख्या देखिए कि पौधे मुख्य रूप से अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों
देखिए बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण की प्रक्रियाओं से बनाता है, और यह क्लोरोफिल प्रोटीन और डीएनए के निर्माण के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत क्या है, आवश्यक है। चलिए 13वां क्वेश्चन 2002 प्रतिशोधक वाले किस तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से इतना की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। इसका भी आप बहुत आसानी जानते हैं, क्या है इसका 810 इसका सही आंसर है। क्या है 810 इसका सही आंसर है। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति क्या है ना, उसकी गति है। इसकी क्या असमान गति होगी, किसी है आप एक गति का नियम पढ़े होंगे, है कि नहीं है, असमान। अगला प्रश्न पढ़िए, किसी स्थान पे तापमान, आर्द्रता, ठीक है ना, ये आर्द्रता होना चाहिए, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल को प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान कहलाती है। क्या कहती है, अब बताना है कि जलवायु, पर्यावरण, पारिस्थितिक और मौसम। ध्यान रहे जलवायु 33 से 35 वर्ष के बाद परिवर्तित होता है कि नहीं है। पर्यावरण तो जानते हैं कि जीवों के वास क्षेत्र को पर्यावरण कहा जाता है, जीवों के वास क्षेत्र को पर्यावरण कहता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जीव समूह की जीवित क्षेत्र जो लोग होते हैं वह जो लोग एक साथ संबंध बना के रहते हैं, ये आपको पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन मौसम क्या होता है कि वायुमंडल में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल के अचानक परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, कौन करता है, ठीक है ना। इसका सही स्टेटस बार आपका सही हो जाएगा, ये कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर का सवाल है, स्टेटस बार है। चलिए, संविधान के कौन से संशोधन में से 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। देखिए संविधान, देखिए जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 8 प्लस, क्या मैंने लिखा 8 + 4 बराबर 12 अनुसूचियां हैं। क्या है 12 अनुसूचियां हैं भैया। कितनी हैं अनुसूचियां, लेकिन जो 4 अनुसूचियां हैं 9, 10, 11 और 12, यही जो 4 अनुसूचियां आपको दिखाई देगी, यही अनुसूचियां क्या है बाद में लाई गई है, जो संशोधन के तहत लाई गई है। तो इसमें जो कह रहा है कि कौन 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो देखिए 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। पहला कब है तो 1951 का दौर है, और प्रथम अनुसूची में किसमें जोड़ी, अरे प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या है, इसे जोड़ा गया है। ठीक है ना, प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, राइट ना। तो ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और ये क्या है तो भूमि सुधार के लिए है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में ये किसके संबंधित है तो कहेंगे दल बदल के संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है ना। आप जानते हैं कि पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, मार्च, अप्रैल, मई या जून तक भी जा सकता है, ऐसा संभावित अक्टूबर में भी हो सकता है। चलिए, लिखा है कि नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कला को अच्छी तरह से क्या है सचित्र किया है, जिसकी रचना क्या है, जिसकी रचना है भवभूति, भरत मुनि, भास या कालिदास। इसकी तो बाबू सही आंसर है, कौन है वो बताइए तो इसकी जो सही रचना है वो भरत मुनि है। क्या है आपका है सही रचना है भरत मुनि। और आप जानते हैं इन सभी के बारे में भरत मुनि। आइए थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग देखें। देखिए भवभूति की रचना मालती, माधव, उत्तर, रामचरित्र, ये भवभूति की रचना क्या है यहाँ पे है। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र, क्या है नाट्य शास्त्र है, अच्छा भास की रचना क्या है स्व प्रवासवत और प्रतिज्ञा योग योगंधरायण, ये इनकी रचना है। लेकिन कालिदास की रचना भैया ये है, कालिदास की जो रचना है वो 3 प्रकार से देखी जाती है। कालिदास की एक नाटक है,
तीन नाटक हैं, कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकी, ठीक है ना, मालविकी मित्र और विक्रमोत्सव, ठीक है ना। तो ये मिला करके ये तीन इनकी नाटक है। कालिदास की दो क्या है महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक। और कालिदास की दो खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतु संहार, क्या है? ऋतु संहार। तो कालिदास के कुल मिलाकर के ये 2 और 2 4 और 4 1 7, सातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट प्रश्न 19वां, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ, वह दिन किस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार को मनाया जाता है? किस प्रकार के? देखिए, राष्ट्रीय सदस्य दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, सांख्यिकी गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइए कौन सा है? चलिए कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यह है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय गणित दिवस। यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, दिसंबर, ये पूरी इसकी व्याख्या है, क्या है आप तो ये देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, म्यांमार इसका नया नाम। देखिए, म्यांमार का जो नया नाम है उसका क्या नाम है? बर्मा। म्यांमार इसका नया नाम, लेकिन पुराना नाम क्या है? इसका नाम था बर्मा। बर्मा की राजधानी क्या थी? रंगून। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी का इसका नाम क्या है? तो कहेंगे कि न्यायपीठा, ठीक है ना। चलिए देखेंगे कि म्यांमार इसका नया नाम है, और देखेंगे कि 1948 से 1989 तक इसका नाम क्या है? बर्मा रहा। क्या था? बर्मा था। लेकिन 1989 इसका नाम क्या है? म्यांमार बना है। और बर्मा की राजधानी रंगून से 2006 तक थी। रंगून कब तक? 2006 थी। लेकिन न्यायपीड़ा को 6 नवंबर 2005 को राजधानी घोषित किया गया और 27 मार्च 2006 को इसका नाम न्यायपीड़ा हो गया। कुल मिलाकर के इसकी राजधानी जो है ये चेंज हो गई। म्यांमार देखिए कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा भारत और ये इलाका यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? आपका म्यांमार है। कहाँ से कहाँ तक? ये क्या 1600 किलोमीटर, 1642 किलोमीटर, 1642 किलोमीटर ये भारत की सीमा बनाता है। कितना है? तो 1642 किलोमीटर क्या है? भारत की सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा बनाता है। कौन है? उधर। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ये चीन का इलाका है, चीन का क्षेत्र है। चले आगे, समझ में आया ना? आ रहा होगा। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखा था। किसके दरबार में? देखिए, कनिष्क है। क्या नाम है? सही आंसर किसका है? कनिष्क है। कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ता है? देखिए, स्वेज नहर, बाल्टिक सागर नहर, बेलेट नहर और कौल नहर, है कि नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है। सही आंसर आपका है स्वेज नहर। ये स्वेज नहर कहां पड़ती है? आइए हम लोग मैप में डिटेल देखते हैं। ध्यान रहे, पहले हम लोग इस यहाँ बात समझ लें कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ता है। ध्यान ना, और स्वेज नहर भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर से और लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर कहाँ है और लाल सागर कहाँ है? आइए देखिए पूरा का पूरा मैप में। देखिए भैया, ये रहा आपका, अगर ना ये स्वेज नहर, देखिए यहाँ पे स्वेज नहर है। क्या है? यहाँ पे स्वेज नहर है। अगर स्वेज नहर नहीं होती तो यदि भारत से अगर जाना होता समुद्र के मार्ग से, तो ये देखिए घूम करके हमको यहाँ से, है ना, यहाँ से, बल्कि यहाँ से फिर यहाँ से हमको आना पड़ता। क्यों? देखिए ऐसे, एक मिनट माफ करिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको जाना, तो हमको यूरोप जाना होगा तो ऐसे जाते। क्या करते हैं हम लोग? ऐसे जाते। लेकिन इस नहर के माध्यम से जो रास्ते क्या है, लगभग 7000 किलोमीटर क्या है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ये दूरी क्या हो गई भैया? आपका कट गई। अब हुआ क्या कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और ये रहा आपका लाल सागर। इसे कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा ना यहाँ से, इसे कहा जाता है लाल सागर। क्या है? लाल सागर कहा जाता है, ठीक है ना। और देखेंगे कि ये जो इलाका आपको है, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीजें जो है आपको यहाँ से लेकर के, इसे ही कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर। क्या कहेंगे? भूमध्य सागर ना,
भूमध्य सागर कहेंगे। देखिए तो जो हमारी स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, भूमध्य सागर को क्या करती है, अलग करती है। तो ये रहा आपका भूमध्य सागर है, इससे और इससे क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। कौन, ये आपका जो यहीं पे आप देखेंगे तो स्वेज नहर है। कौन सा नहर है, ये आपका है स्वेज, यह है आपका स्वेज नहर, ठीक है ना। तो लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है, दूरी कम करती है। आगे क्या लिखा है कि यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग बहुत छोटा करता है, लगभग 7000 है ना किलोमीटर, लगभग 70,000 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। मुझे एक जीरो और बढ़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और ये अफ्रीका के चारों ओर लंबी यात्रा से बचाता है। इसका निर्माण 1859 से लेकर के 1869 तक हुआ है। किस देश में, तो कहेंगे ये इजिप्ट में है। इजिप्ट कहाँ पड़ता है, तो आप देखेंगे कि अफ्रीका का क्षेत्र है, अफ्रीका का क्षेत्र है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपका, देख रहेंगे ये क्या आपका है, स्वेज नहर है, ये इजिप्ट का इलाका है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना। ये रेड सी मतलब लाल सागर है, यहाँ मीडियन क्या नाम है, ये भूमध्य सागर है, और यहीं पे आपको दिखाई देगी, यहीं पे आपको क्या दिखाई देगी, यही आपको स्वेज नहर है, ठीक। चलिए, और इधर एशिया का आपका क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया, 1734, 1850, 1890, 1773। इसमें से आपको बताना है कौन सही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये 1793 का जो दौर है, 1773 का जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पे बंगाल में बहुत सारे काम है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, गवर्नर का जो पद हटा करके गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, है कि नहीं है। और कई सारे वहां पे आपको काम दिखाई देने हैं, देखेंगे। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का दूसरा गवर्नर कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी यही है, वॉरेन हेस्टिंग। 1773 एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और 1773 के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का जो एक व्यापारिक अधिकार था, एक अधिकार मतलब केवल वही बिजनेस कर सकते, वही व्यापार कर सकते हैं, उनका व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक। लेकिन चाय पे बना रहा अभी। आगे, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है, भारतीय की विदेश नीति रचयिता कौन है, तो आप देखिएगा कि ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि विदेश नीति की तो ठीक है, लेकिन इसी में विदेश नीति में दो बातें देखे होंगे आप। पहली बात आपको दिखाई देगी कि गुट निरपेक्ष की बातें, गुट निरपेक्ष की बातें, और ये विदेश नीति में। लेकिन गुट निरपेक्ष की बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नापसंद करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद, उनके न रहने के बाद ये व्यवस्था लाई गई गुट निरपेक्षता। तो भारत में गुट पक्ष की बातें कही गई है, गुट निरपेक्ष की बातें कही गई थी। वो चाहते थे कि गुट पक्ष में रहे, किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी गुट में रहना हमारे लिए आवश्यक है, ये उनका विचार था। चले, कौन से राज्य की बुद्ध धर्म का उद्गम, जिसे पालना कहा जाता है, क्या कहते हैं, पालना कहा जाता है। तो सिक्किम को, बिहार को, कृपी को और एमपी को। सही आंसर क्या आपका है, बिहार को कहा जाता है। क्या है, बिहार। आगे क्वेश्चन है, बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम या पालना कहा जाता है क्योंकि यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, यहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रेसर माना जाता है, क्या नाम है, श्वेत क्रांति के लिए किसे माना जाता है। चलिए, ये है आपके वर्डिज कुरियन, इन्हें मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है, और 1977 से क्या करते हैं, मनाया जाता है ना, क्या है, दिया जाता है, क्या है, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति। क्या है, दूध क्रांति इन्हीं से संबंधित है, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, 2025-26 में विश्व में चावल उत्पादक शीर्ष देश कौन बना है, भारत, चीन, रूस या यूएसए। आप हाल ही में देखेंगे कि जनवरी के महीने में आंकड़ा आ गया है कि पहले चीन था, लेकिन वर्तमान में अभी भारत हो गया है। तो ये सही आंसर क्या है दोस्त, ये सही आंसर क्या है, भारत है, इसको लिख लीजिएगा। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला भारत देश हो गया है, चीन दूसरे नंबर पे हो गया है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कहां पर है,
इन्हीं कहने का मतलब होता है कि वो रेल जो बिजली के द्वारा चलाई जाती है, जिसका नेटवर्क सबसे ज्यादा है ना, वो कहाँ पे, कौन सा देश दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अपना भारत है और वह 99.2% पे आ गया है। कै परसेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत होगा, यानी कि भारतीय रेल। क्या है? भारतीय रेल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिखा है कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो पंचांग नदी है, सरयू, चंबल और मिशू नदी, ये किस नदी पे है? तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है डियर आपका लिखा है पंचगंगा। क्या है? पंचगंगा। देखेंगे कि यह जो नदी है, यह नदी कृष्णा, यह नदी, यह कृष्णा नदी की सहायक है। क्या यह कृष्णा नदी की सहायक है? सहायक किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक। अच्छा, कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? तो 1400 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 1400 किलोमीटर यह इसकी सहायक है। ये कहां पर है? तो कहेंगे कि महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। कौन? ये दोनों नदियां महाराष्ट्र में है, ये है ना। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है ना। कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है ना। चलिए, कोल्हापुर शहर निम्न में से, अच्छा हो तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधों के निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल और क्या है? वर्तिकाग्र। सही आंसर बाबू क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? सही आंसर आपका वर्तिकाग्र है। केसर मसाला हो गई ना। तो ये रहा आपका, ये आप देख रहे हैं कि वर्तिकाग्र, ये मसाला का प्रयोग किया जाता है। क्या है? मसाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निर्यात मुख्य सॉफ्टवेयर पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा? बताइए सही है। इसका सही आंसर है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं, नोएडा और कानपुर, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद। नहीं, सही आंसर आपका है क्या नाम है? नोएडा और लखनऊ में। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख निर्यात में सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा में, और जो एक बड़ा आईटी हब है, और लखनऊ में भी इसका एसटीआईपी केंद्र है। इसके अतिरिक्त में कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, भिलाई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर, इंदौर जैसे अन्य शहरों में भी, ठीक है ना, उप केंद्र स्थापित किए गए हैं। सूची सुमेध करना यहाँ पे। कूट का प्रयोग करते हुए देखिए, पूछा है कि 84 गुम्बद कहां पर है, जामा मस्जिद कहां पे है, बौद्ध स्तूप कहां पे है, काम लिखा है ना कि कामदगिरी पर्वत कहां पे है, कामदगिरी पर्वत कहां पर है, आपको बताना है। मिलाइए फटाफट। तो मैं मिला रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मिल गया। ध्यान रखिएगा, ये जो 84 गुम्बद है ना, ये कहां पर है? जालौन में है, ठीक है ना। कामदी पर्वत कहां पर? तो याद रखिएगा, ये चित्रकूट में है। कहां पर है? चित्रकूट में। अब लगा लेंगे आप लोग। बौद्ध स्तूप कुशीनगर, और क्या है? जामा मस्जिद मुरादाबाद में। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नहीं, एक नहीं गलती जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सी का 2, तो यहाँ पे सी का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, सही है। आगे बढ़े, पढ़ रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहां पर है? मेरठ में बता रहे हैं साहब। अच्छा, पिकअप लखनऊ कहां? लखनऊ में है। राज्य कर्मचारी विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा बता रहे हैं। अच्छा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहां पर है? तो लखनऊ, क्या है? कानपुर में। ये सही है, यह सही है, और ये आई भी सही है। पिकअप लखनऊ में बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो ये मेरठ में नहीं है, ये बल्कि कहाँ है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान क्या है? लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में है, याद रखिएगा, ये लखनऊ में। यही सही, आपको गलत बताना भी है तो इसको सही मानना पड़ेगा, है कि नहीं। यही आपका है, और ये लखनऊ में है, राइट ना। चलिए, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? पार्किंग निषेध, ठीक है ना, पार्किंग निषेध, गति सीमा समाप्त, प्रवेश निषेध और सड़क।
ठीक है ना। तो देखिए पार्किंग, पी फॉर क्या है, पार्किंग बता रहा है, पार्किंग निषेध की बात करता है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। चलिए आगे बढ़े। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समांतर सरकार की स्थापना की गई? कहां से दी गई बाबू? चलिए इसका देखिए सही आंसर आपका बलिया आएगा। क्या नाम है? बलिया जिला है। क्या नाम है? बलिया जिला है। तो थोड़ा सा समझिए क्या पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन, मैं लिख रहा हूं भारत भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भैया? 8 अगस्त 1942 को, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा ये जो आंदोलन हुआ है कहां से हुआ है, कहां पर? ये आंदोलन कहां से शुरू किया गया, कहां से? तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र शुरू किया गया है, महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र कहां से? मुंबई, क्या है? मुंबई, मुंबई के ग्वालियर, याद रहे मुंबई के ग्वालियर, मुंबई के ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक से, है कि नहीं है, यहाँ पे शुरू किया गया। अच्छा शुरू करता कौन है भाई? शुरू करता कौन? तो कहेंगे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने। कौन है? महात्मा गांधी जी। अगर आपसे ये पूछ सकता है, ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, तो यहाँ से बताना हमको आवश्यक लग रहा है। दूसरी बात यदि कहेंगे, अब देखिए अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की, तो लिखे जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से कौन है ना, उत्तर प्रदेश से कौन था? तो याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है बलिया। क्या नाम है? बलिया। अच्छा बलिया से कौन किया था? तो याद रखिएगा कि जो बलिया से किया गया था, बलिया से कौन था? तो चित्तू पांडे। क्या नाम है? चिंतू पांडे। चित्तू जो पांडे साहब है इन्होंने शुरू किया था, है कि नहीं है? चिंतू पांडे ने क्या है शुरू किए थे। ठीक है ना। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया। कहां पे? औद्योगिक विकास की जैसे बात आए तो आप कानपुर को लगा लीजिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है। कौन राजधानी है? कानपुर है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारियों का क्षेत्र किसमें लगा हुआ है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, किसमें लगा दोस्त? चलिए सही ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में। तो प्रश्न ये बनता है कि कितने लोग, कितने जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्यों प्रश्न बनता है कितने? तो याद रखिए, देखिए अगर हम इसकी परसेंटेज की बातें करें तो आप देखेंगे कि 59.3 से लेकर के 66%, कितना परसेंट? 66% इस कृषि में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कृषि में। अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में कितना लगे हैं? तो 30.2%। कितना? 30.2% सेवा क्षेत्र में। यदि आप बात करेंगे कि उद्योग क्षेत्र में कितना लगे, इस उद्योग की बात अगर करें आप लोग, तो इस उद्योग की बातें अगर करेंगे तो ये 10.5% की बात करता है। राइट ना, राइट ना। तो ये रहा आपका, लेकिन आंसर क्या कह रहा है? सही आंसर आपका कृषि क्षेत्र में। कितने से है? 37 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और होगा आपका। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है कितना? चौथी में, छठवीं में, नवीं में और 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 9वीं पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा ये मिस्टेक लिख रहा है, लिखा है क्या है? 9वीं में ना, ये आपको 9वीं पंचवर्षीय में, पंचवर्षीय योजना में है ना, पंचवर्षीय योजना में। अच्छा एक 9वीं पंचवर्षीय योजना लाई कब की गई थी? तो 1997 से सन 2002 तक ये योजनाएं
चली थी। औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा गिरावट इसी में आई थी। औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी गिरावट किस में आई थी? इसी में आई थी, है कि नहीं है? ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, खत्म हो गया और फिर मिलेंगे एक टेस्ट का सेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।